नमस्कार, चुनावी पंच में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। तो आज पश्चिम बंगाल में पहली बार राहुल गांधी चुनावी प्रचार करते हुए दिखाई दिए। तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की यानी मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी आज 24 घंटे का जो उन पर जो चुनाव प्रचार पर जो रोक लगी हुई थी, उस रोक को झेलने के बाद वो सीधे कूच बिहार पहुंच गई। कूच बिहार में आपको पता है कि शीतलकुची में जो घटना घटी थी, चौथे चरण के मतदान के दौरान कुल मिलाकर 5 लोगों की मौत हो गई थी वहां पे, और बताया गया कि सीआईएसएफ के जवानों की गोली से 4 लोगों की मौत हुई। वहां पहुंची, उन परिजनों से मिली हैं ममता बनर्जी। उसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ललकारा है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके अलावा चर्चा ये भी कि देश में बढ़ते हुए कोरोना के प्रकोप के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री देश के निशंक के साथ में और कुछ मातहत अधिकारियों के साथ बातचीत की, और इस बातचीत के बाद यह निर्णय हुआ कि 10वीं का जो बोर्ड एग्जाम है सीबीएसई का, उसे कैंसिल कर दिया जाए, यानी रद्द कर दिया जाए, और जो बच्चे हैं उनको उनके हिसाब से आगे की कक्षा में प्रवेश दे दिया जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि 12वीं बोर्ड का जो एग्जाम है उसे 1 जून तक के लिए स्थगित कर दिया जाए, और ये कैंसिल नहीं है लेकिन स्थगित है। 12वीं बोर्ड जो 1 जून को फिर से समीक्षा बैठक होगी, उसके बाद तय होगा कि आगे एग्जाम का क्या करना है। देश की स्थितियां, परिस्थितियां कोरोना को लेकर के कैसी रहेंगी, वो उस समय तय किया जाएगा। लेकिन उसके अलावा आज मरकज को लेकर, धार्मिक संस्थाओं को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकारा है। लेकिन साथ साथ ये भी पूछा है कि हरिद्वार में जो कुंभ आप आयोजित कर रहे हैं, उसको लेकर के आपकी क्या राय है। कहा जा रहा है कि कुंभ हरिद्वार जो है वो कोरोना बम बना रहा है। क्या ये सचमुच सही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। ये जो मैं कह रहा हूं ये हाई कोर्ट ने नहीं कहा है, ये लेकिन कई खबरों में ये बात सामने आई है। विजुअल्स आप देख रहे होंगे दोस्तों, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हरिद्वार की स्थिति इस वक्त कैसी है, क्या है। आज शाही स्नान का तीसरा दिन था, यानी कि तीसरा शाही स्नान था। आज तीसरा दिन, लगातार तीसरे दिन की बात नहीं कर रहा हूं, अलग अलग दिनों पे शाही स्नान का आयोजन होता है, जिसमें आज तीसरा आयोजन था शाही स्नान का। और वहां पर पहले कहा गया था कि कुंभ में जो भी जाएंगे उनकी पूरी जांच होगी, कोरोना का सर्टिफिकेट लेके आना होगा, नेगेटिव सर्टिफिकेट, उसके बाद ही आप जा पाएंगे वहां पे, हरिद्वार जा पाएंगे। कुंभ के आयोजन में आप जो भी है भाग ले सकते हैं। लेकिन अब तीरथ सिंह रावत को माँ गंगा मैया जो हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त है। वो तो कोरोना से निपट लिए, कोरोना से बाहर आ गए, लेकिन साथ साथ कह रहे हैं कि जो भी गंगा मैया में डुबकी लगाएगा वो कोरोना से मुक्त हो जाएगा। तो क्या सचमुच ऐसा है? ऐसे कई सवाल हैं, कई बात हैं, कई विचार हैं, जिस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है। डॉक्टर मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार चर्चा में हमारे साथ रहते हैं और पिछले दिनों असम से लौट करके आए हैं। दोस्तों, असम से आने के बाद भी 2-1 बार हमारी मुलाकात, बातचीत इसी कार्यक्रम के द्वारा हुई। आप तक इनके विचार भी हमने पहुंचाए। मुकेश जी, आपका स्वागत करता हूं। और हमारे रोविंग एडिटर भारत शर्मा जी सीधे भोपाल से जुड़े हुए हैं। भारत जी लगातार पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में थे, जैसा आपको पता है, उसके बाद लौट कर आए और अपने घर पे हैं और आराम भी फरमा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो भारत जी, आपका भी स्वागत है, और स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय का। अमलेंदु जी भी लगातार इस चर्चा में भाग लेते रहे हैं और आप लोगों तक अपने विचार पहुंचाते रहे हैं। और साथ साथ दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, जो हमारे साथ रोज जुड़ते हैं, जो नए जुड़ते हैं या जो आज जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत। और आप जैसा जानते हैं कि ये कार्यक्रम 1 वे नहीं बल्कि 2 वे होता है। इस कार्यक्रम में आप भी अपनी बात रखते हैं और हम भी अपनी बात रखते हैं। आप अपनी बात कैसे रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। आपके विचारों को हम देश दुनिया तक पहुंचाते हैं। आपके विचारों पे हम अपने पैनल के साथ चर्चा भी करते हैं। तो आप शुरू हो जाइए इन तमाम बातों पर। आपके मन में जो भी विचार आता हो, उन विचारों के साथ आप अपना कमेंट लिखना शुरू कीजिए और हम भी अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सीधे ओपनिंग कमेंट के लिए चलूंगा। मुकेश जी, आपके पास आना चाहूंगा सबसे पहले। इस कोरोना काल में
आज राहुल गांधी भी कूद पड़े हैं। एक तरफ कहा यह जा रहा था कि इस चुनाव को, जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, उसको शॉर्ट कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए। अब जो 4 चरणों का मतदान है, हालांकि ये भी खबर तो आप सबको पता ही है कि अब 72 घंटा पहले चुनाव प्रचार रोक दिया गया है। यानी कि आज 14 तारीख को 17 तारीख को होने वाले चुनाव के लिए जो मतदान है 17 को, उसके लिए आज प्रचार की जो गति है वो रोक दी गई है। अब डोर टू डोर कैंपेन तो कर सकते हैं, लेकिन प्रचार प्रसार वैसा नहीं कर पाएंगे, उस क्षेत्र में नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसी देश में हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जब कई चरणों में मतदान होता है मुकेश जी, तो वहां पे होता यही है कि आप यहां मतदान हो रहा है, दूसरे एरिया में जहां मतदान होना है वहां पे आप जाके भाषण देते हैं। यानी कुछ भी हो जाए लेकिन हम प्रचार करेंगे। ओवरऑल इसी प्रचार के दौरान एक खबर और आई है जो मैं जोड़ करके सीधे आपके पास आना चाहूंगा मुकेश जी, कि कोलकाता हाई कोर्ट ने यह कहा है कि चुनाव प्रचार में जो चुनावी सियासी दल हैं वो खासकर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। देर आयत दुरुस्त आयत कहेंगे इसे? देखिए, कोरोना काल में चुनाव करवाना ही अपने आप में एक, मैं समझता हूं कि गैर जिम्मेदाराना और इस तरह से आयोजन करना उसका। आपको याद होगा कि बिहार चुनाव के पहले भी ये सवाल उठा था और बड़े पैमाने पर यह कहा गया था कि ये चुनाव अभी नहीं होने चाहिए। वहां के तमाम राजनीतिक दलों ने कहा था, तेजस्वी यादव ने मांग की थी कि चुनाव टाल दिए जाने चाहिए। ये जो चुनाव अभी बंगाल में हो रहा है, ये इसका पूरा शेड्यूल बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसीलिए उसको 8 चरणों तक फैलाया गया है और इस तरह का इंतजाम किया गया है कि अगर एक चरण के मतदान हो रहे हैं तो उसी दिन प्रधानमंत्री दूसरी जगह अपना चुनाव प्रचार भी कर सकें और उनको प्रभावित कर सकें जो उस दिन मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये पूरी बीजेपी की रणनीति के तहत चुनाव शेड्यूल तैयार किया गया है। ये प्रश्न पहले से उठा रहा है, ममता बनर्जी ने भी इसका विरोध किया है और हम तमाम लोग समझ रहे हैं कि जो इस तरह के शेड्यूल लगा रहा है रूप से वो ध्यान रख प्रधानमंत्री का और उनकी पार्टी का। तो ये एक तो चिंता का विषय है। हाई कोर्ट ने कहा जरूर है, लेकिन हाई कोर्ट के कहे पर पालन करना एक तरह से अब बीच चुनाव में बहुत देर हो गई है। एक तो अब अगर हाई कोर्ट का इस तरह का कोई निर्देश आया भी है तो चुनाव आयोग के लिए संभव नहीं है कि उसका पालन करवा सके, जब तक कि पूरी जो नेता बिरादरी है वो समझदारी का परिचय न दे, वो सहयोग न करे। लेकिन आप देख रहे हैं कि चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना मास्क के तमाम रैलियां कर रहे हैं, एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री, देश का नेता इस तरह से व्यवहार करता है चुनाव के दौरान, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि जो आम लोग हैं वो सलीके से पेश आएंगे, कोरोना के जो नियम कानून है उनका पालन करेंगे? तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। कायदे से अब जो 4 फेज के चुनाव है उसमें केवल ऑनलाइन प्रचार की अनुमति दी जानी चाहिए, बाकी सब रोक दिया जाना चाहिए। पब्लिक जो बड़ी रैलियां हैं उन पर तो तुरंत पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो सत्तारूढ़ दल है बीजेपी केंद्र में और जो बंगाल की सत्ता को एन केन प्रकारेण हथियाना चाहती है, वो इस बार खुलकर खेल रही है। उसको इसकी चिंता नहीं है। उसको अगर इसकी चिंता होती तो हरिद्वार में कुंभ क्यों करवा रही होती? जानती है कि लाखों लोग आ रहे हैं और कुंभ के जरिए कितने बड़े पैमाने पर ये फैलेगा। तो हिंदू तुष्टीकरण जो उसकी रणनीति का, उसकी राजनीति का हिस्सा है, केवल इसके लिए कर रही, जबकि वो जानती है कि जिन्हें कोरोना होगा वो हिंदू होंगे, कोरोना से संक्रमित लोगों की मौत होगी वो भी हिंदू होंगे। तो वो अपने चुनावी फायदे के लिए, अपने वोट बैंक के लिए हिंदुओं की जान जोखिम में डाल रही है। कितना भयानक है, कितना सत्ता लोलुपता की ये इंतहा है कि आप देखिए, उसे उन लोगों की भी चिंता नहीं है जिसके वोट के लिए वो ये सारा कुछ कर रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि हाई कोर्ट के निर्देश का किसी तरह से पालन हो सकेगा। आधा चुनाव निकल गया है, 4 राउंड के और चुनाव है। आपने कहा ही है कि जो 5वें राउंड का चुनाव है उसके पहले आज चुनाव प्रचार थम गया है। तो अब बचे 3 राउंड के चुनाव प्रचार, उसमें
थोड़ा बहुत नियंत्रण तो फिर भी पाया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से उसे रोकना असंभव होगा। जी, तो थोड़ा बहुत नियंत्रण पाया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से रोकना असंभव है, और ये तो तब बिल्कुल ही असंभव नजर आ रहा है जब कुछ भी हो जाए, लेकिन हम प्रचार करेंगे। और लेकिन इसी प्रचार के बीच भारत जी, आज राहुल गांधी पहली बार लगभग 1 महीने के बाद जो प्रचार प्रसार का काम चल रहा था, पार्टियां कर रही थीं, आज ममता बनर्जी को भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पश्चिम बंगाल में ललकारते हुए नजर आए। हालांकि उनके चेहरे पर भी मास्क नहीं था, यानी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन वो भी नहीं कर रहे थे, लेकिन साथ साथ ललकार में उन्होंने ममता बनर्जी को के ऊपर भी कई सवाल छोड़े, दागे, और वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे तो वो हमेशा और खासकर बीजेपी आरएसएस पर हमलावर रहते हैं, और आरएसएस बीजेपी से ममता बनर्जी को जोड़ने की कोशिश की। ये तमाम बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता, हमारे कई साथी सुमन पांडे लिख रहे हैं कि इतना लेट आने का क्या मतलब है। यही इसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहता हूं भारत जी, कि चलिए ठीक है, आप सियासी दल के नेता हैं, आप जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए, जब सब जा रहे हैं तो आप भी जाएंगे, लेकिन इतना लेट आने का क्या मतलब है, वो भी पश्चिम बंगाल की धरती पर। असल में लेट, बिल्कुल असल में लेट नहीं है, इसलिए लेट नहीं है, कांग्रेस वहां गठबंधन में चुनाव लड़ रही है वामपंथी दलों के साथ, और जो सेकुलर फ्रंट है, तो ये 3 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस का जो बेस है, कांग्रेस जिस इलाके में चुनाव लड़ रही है वो यही इलाका है, जो उत्तरी बंगाल का इलाका है, और अब उस इलाके में चुनाव हो रहा है। तो कांग्रेस की जो मेजोरिटी सीटें हैं वो इसी इलाके में, इसलिए राहुल गांधी अभी आए हैं। इससे पहले जो चुनाव जितना भी हुआ है वो या तो सेकुलर फ्रंट के इलाके में, मतलब जो दक्षिण बंगाल के और दूसरे इलाकों में, वहां से लेफ्ट चुनाव लड़ रही थी। ठीक है, तो इसमें एक और जो खास बात है वो यह है कि सेकुलर फ्रंट के साथ वामपंथियों का गठबंधन है, कांग्रेस का नहीं है। तो उन्होंने पूर्वी ये जो उत्तरी जो बंगाल है, यहाँ पर 8 सीटें मांगी थी सेकुलर फ्रंट ने, लेकिन कांग्रेस ने पहले तो हाँ किया था, लेकिन बाद में अपने कैंडिडेट उन सारे इलाकों में खड़े कर दिए हैं। तो ये पूरा जो इलाका है, पिछली बार जैसे मैं आपको हमारी कल भी बात हो रही थी, करीब 40 सीटें, जो अभी 44 जो टोटल सीटें हैं बंगाल विधानसभा में कांग्रेस के पास, उसमें 40 सीटें इसी इलाके से हैं, 4 सीटें दूसरे एरिया से हैं। तो इसलिए जो कांग्रेस आई है, जो राहुल गांधी आज आए हैं, वो अपनी सीटों पर कैंपेन करने के लिए आए हैं। तो ये वही सीटें हैं। तो ये वही सीटें हैं, लेकिन चलिए सीधे मुकेश जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल भी मैं जोड़ना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी, अच्छा अमलेंदु जी भी आ गए हैं, लेकिन मुकेश जी सबसे पहले कुछ जवाब भी देना चाहते हैं, और सवाल एक उसी के साथ जोड़ना भी चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी की एंट्री से बीजेपी को फायदा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोट अगर बटेंगे तो किसे फायदा होगा? नहीं, देखिए, मैं 2 चीजें पहले जोड़ना चाहता हूं। एक तो ये कि राहुल गांधी क्या केवल अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे, क्या वो गठबंधन के हिस्सेदार होने के नाते गठबंधन के दूसरे सहयोगी दलों की मदद नहीं करेंगे? नहीं करनी चाहिए थी उनको। तो ये एक प्रश्न है। प्रश्न दूसरा ये भी है, जो बार बार उठाया जाता रहा है, कि क्या ममता बनर्जी की मदद करने के इरादे से कांग्रेस वहां प्रचार नहीं कर रही है, कांग्रेस के बड़े नेता वहां प्रचार नहीं कर रहे हैं, उसका जो चुनाव प्रचार अभियान है उतना आक्रामकता लिए हुए नहीं है, वो धीरे धीरे चल रही है। तो ये 2 प्रश्न ऐसे हैं जिनसे आपको जवाब सारे मिल जाते हैं। तीसरी बात जो आपने पूछी है कि इससे मुस्लिम वोटों के बंटवारे का जो खतरा है, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अब ये जो पूरा फ्रंट बन गया है, जो तीसरा फ्रंट जिसे आप कहते हैं, कि जिसमें वामपंथी दल है, फरोर शरीफ के अब्बास सिद्दीकी साहब है, और ये जो कांग्रेस है, सॉरी, तो ये तीनों पार्टी का मतदाता अब बटने के चांस कम है। जो 8 सीटों की बात की है भारत जी ने, मुझे लगता है वो फ्रेंडली फाइट वाली सीटें हैं। वहां पर भी कांग्रेस कैंडिडेट जरूर खड़े किए, लेकिन वो चुनाव उस तरह से नहीं लड़ रही है जैसे उसको जीतना हो इन सीटों पर। तो एक तरह का दोस्ताना मुकाबला है वहां पर, और इसलिए वोटों के बंटवारे की इतनी आशंका नहीं है। ये सही बात है कि
उत्तरी बंगाल में बीजेपी कांग्रेस की अधिकतम सीटें हैं, वहां पर वो मुकाबले में है, वहां उसको चुनौती दे रही है। तो ये वहां पर अब ये देखना ये है कि कितना चुनाव प्रचार राहुल गांधी करते हैं, क्योंकि हमने असम में देखा जहां पर इस तरह का कोई लेकिन राहुल गांधी इतनी बार गई वहां पर। तो ये पूरा जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, इस पूरे चुनाव में उस तरह से सक्रिय नहीं दिखा है। तमिलनाडु और केरल में भले ही राहुल गांधी थोड़ा हमें सक्रिय नजर आए, केरल में खासतौर पर, लेकिन बंगाल और असम जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत थी प्रचार की, वहां कांग्रेस को ये दोनों नेता प्रियंका और राहुल गांधी दोनों उस तरह से उपलब्धि नहीं हुए। असम में तो खास तौर पर उनकी कमी महसूस की गई कांग्रेस के द्वारा भी, और जो गठबंधन के दूसरे घटक थे उन्होंने भी महसूस किया। मेरी हग्रामा मोहलारी से बात हुई थी, उन्होंने साफ साफ कहा कि यहाँ कम से कम एक बार तो राहुल या प्रियंका आते, इतनी मदद तो उन्हें करनी चाहिए, जबकि मैं उनकी सीटों पर उनके प्रचार के लिए बहुत ज्यादा समय दे चुका हूं। और ये मैं बता दूं यहाँ पर, हालांकि प्रासंगिक बहुत नहीं है, कि असम में जो बोडोलैंड का एरिया, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहां पर बोडो लोगों की अच्छी खासी आबादी है और कई सीटों पर उनके सहयोग से सीटें जीती जा सकती हैं। तो एक तरफ तो हग्रामा इतनी मेहनत कर रहे थे, दूसरी तरफ कांग्रेस से उन्हें उस तरह का सहयोग नहीं मिला। बंगाल में भी मुझे लगता है यही है कि फ्रंट के दूसरे जो घटक हैं वो इसी तरह से अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो कई अलग अलग जो घटक दल हैं और अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन खासकर बंगाल को लेकर के जैसे अभी मुकेश जी बता रहे थे, और राहुल गांधी की लेट एंट्री, लेकिन वो क्यों वाजिब है, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे साथी भी जुड़े हुए हैं। मसूद वरालिया हमारे साथ में है, रफीक पुनावाला है, पठान इलियास कह रहे हैं कि राजीव जी उपवास छोड़कर थोड़ी देर लाइव देखने आता हूं। जी बिल्कुल, रोजा का समय चल रहा है और यही समय होता है इफ्तार का। उस हिसाब से मैं समझ सकता हूं कि कई हमारे साथी इस वक्त प्रोग्राम आजकल मैं देख रहा हूं कि नहीं देख पाते हैं, क्योंकि इफ्तार का समय लगभग 6:45 बजे का होता है। 6:30 बजे से हम कार्यक्रम शुरू करते हैं, तो कई सारे साथी जुड़ नहीं पाते हैं। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि बाद में जो रिकॉर्डिंग प्रोग्राम है उसको देख लिया कीजिए और अपने कमेंट भी लिखा कीजिए। मेहंदी मलिक भी हैं जो कह रहे हैं कि राजीव जी कांग्रेस ने अपना न्यूज़ चैनल बनाया है क्या? बिल्कुल, कांग्रेस ने अपना एक नया न्यूज़ चैनल बनाया है जो कि डिजिटल फॉर्म पे है, जैसे हमारा डीवी लाइव है उसी ढंग से है, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस टीवी के नाम से, और आज ही लॉन्च किया है उन लोगों ने। और 24 तारीख से कहा जा रहा है, जबकि पंचायती दिवस होता है 24 अप्रैल को, उस दिन से उस पे अपना प्रोग्राम डालना शुरू करेंगे। आगे चल करके क्या उनकी रणनीति होगी, क्या उनकी प्लानिंग है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन खबर जितनी आई है उस आधार पे बता रहा हूं मेहंदी मलिक भाई। जावेद खान हमारे साथ बने हुए हैं, जाबीर आलम रजवी बने हुए हैं हमारे साथ, वरुण दत्त स्वामी भी हमारे साथ बने हुए हैं, कई तमाम साथी बने हुए हैं। फिर सऊदी अरबिया से समीम अंसारी हमारे साथ में है, संजय दलेई हैं हमारे साथ में, हसमुद्दीन सलमान भी हैं, मोहम्मद अकरम भी हैं, मदन लाल भी हैं जो कह रहे हैं आज राहुल जी का भाषण सुना, बहुत मजा आ गया, इतने दिन कहाँ थे साहब, बीजेपी को जिताने के लिए आ गए। देखिए यही सवाल अभी मैं कर भी रहा था मुकेश जी, और यही कह रहे हैं मदन लाल भी कि बीजेपी को जिताने के लिए आ गए। चलिए इस सवाल के साथ थोड़ा, क्योंकि आप आंसर दे ही रहे हैं, पूरा आंसर आप दे चुके हैं, लेकिन फिर भी अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा। और राहुल गांधी आज काफी चर्चा में हैं, उन्होंने ललकार लगाई है वहां से पश्चिम बंगाल की धरती से। हालांकि ये खबर भी है कि राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से क्वारंटीन थे। एक्चुअली उनकी बहन भी क्वारंटीन है और उनके जीजा जो हैं यानी कि रॉबर्ट वाड्रा वो कोरोना पॉजिटिव हैं, तो इस कारण राहुल गांधी बाहर नहीं निकल रहे थे, ये खबर भी आ रही थी। तो शायद इसलिए भी नहीं गए हों चुनाव प्रचार में। लेकिन अमलेंदु जी, बहुत देर बाद आपको जोड़ पा रहा हूं, बीच बीच में आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं इंटरनेट की असुविधा के कारण, जैसा डिस्कनेक्शन हो जा रहा है, लेकिन फिर भी जल्दी आना चाहूंगा आपके पास। राहुल गांधी को लेकर के तमाम तरह के सवाल आ रहे हैं, क्या बीजेपी को जिताने के लिए राहुल गांधी मैदान में कूद पड़े हैं? देखिए, एक तो ये समझना होगा कि राहुल गांधी जो है वो केरल में भी चुनाव लड़ रहे थे और पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी का स्टेक कम है और केरल में उनका स्टेक ज्यादा था।
और केरल में उनकी लड़ाई सामने की लेफ्ट फ्रंट से ही थी। तो केरल के चुनाव के समय अगर राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में जाते तो क्या वहां केरल में जाकर के बोलते? तो ये भी समझने वाली चीज है कि राहुल गांधी अभी तक पश्चिम बंगाल क्यों नहीं पहुंचे। सबसे बड़ा कारण यही है कि जब केरल का चुनाव निपट गया उसके बाद राहुल गांधी जो है वो पश्चिम बंगाल निकले हैं। तो पश्चिम बंगाल में बड़ा फ्रंट नहीं है कांग्रेस वहां छोटा साझेदार है, तो इसलिए वहां सारी जिम्मेदारी लेफ्ट की है। तो लेफ्ट के लोग जो है वहां चुनाव लड़ रहे हैं और यहां आप मित्र होंगे और केरल में जाके आप जब एक दूसरे के खिलाफ करेंगे तो ये एक सैद्धांतिक रूप से और एक संकट वाली स्थिति हो सकती थी। दूसरा बात, जहां तक हमारे एक मित्र ने कहा कि क्या भाजपा को जिताने पहुंचे, तो भाजपा को जिताने के काम तो ममता बनर्जी कर रही है, तो क्या रस है? भाजपा जो वहां पहुंची है वो ममता बनर्जी के कंधे पे ही जाकर के पहुंची है और आज भाजपा जो भी कुछ वहां कर रही है ममता बनर्जी के कंधों पे ही बैठ करके कर रही है। और ममता बनर्जी की अब तक की जो कार्रवाइयां रही हैं वो सब भाजपा भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की ही रही है। और कल को अगर स्थिति बनती है कि त्रिकोणीय स्थिति बन जाए और हो कि भारतीय जनता पार्टी की मदद से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनती हो तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, ना भारतीय जनता पार्टी को उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में आपत्ति होगी और ना उनको होगी। और ऐसा हम जो है कई जगहों पर देख चुके हैं। दुष्यंत चौटाला का हमारे सामने पूरा है। दुष्यंत जो थे वो बाकायदा 2 गुजरातियों को जम के गालियां दे रहे थे पूरे चुनाव के बाद, और उसके बाद जो थे एक जरा से स्वार्थ के लिए कि उनके पिता को पैरोल मिल जाए सरकार बनवा दी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की। और आज मनोहर लाल खट्टर से ज्यादा जो किसान के खिलाफ जो है दुष्यंत चौटाला खड़े हुए। तो ये चीजें देखने की है। राजनीति इतनी आसान नहीं होती है जितना हम लोग समझते हैं और जितना हम लोग जो है एकदम से गैस कर लिया करते हैं, लगा लिया करते हैं। तो ये स्थिति जो है मतलब बहुत हमको सोच समझ के जो बातें भी करनी चाहिए कुल मिलाकर के। तो राहुल गांधी को की जो मजबूरी बंगाल को लेकर के वो ये समझनी चाहिए कुल के। तो मुझे लगता है कि इसीलिए राहुल गांधी अब तक नहीं पहुंचे। एक तो पहले जैसे भारत जी ने बताया कि जो अब जिस फेज में चुनाव हो रहा है वहां है। दूसरा कि कांग्रेस के ऊपर ही सबकी जिम्मेदारी क्यों हो जिताने की? भाई कांग्रेस के ऊपर ही सबकी जिम्मेदारी क्यों हो और अकेले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पे ही सबकी जिम्मेदारी क्यों हो? राहुल गांधी कांग्रेस में इस समय क्या है? अगर पूछा जाए मतलब सैद्धांतिक प्रश्न किया जाए कि राहुल गांधी कांग्रेस में इस समय तो भूतपूर्व में अभी तो है नहीं अध्यक्ष। ये हम अपना एक आकलन है कि वो आगे आने वाले समय में अध्यक्ष बनेंगे और प्रियंका गांधी जो उनका सहयोग करेंगी। ये हम लोगों का एक आकलन है ना कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे। हो सकता है ना भी बन पाए, चुनाव में हार जाए, आनंद शर्मा ही बन जाए, बन जाए, ये भी बन सकते हैं अध्यक्ष। तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? राहुल गांधी पदाधिकारी भी नहीं है इस समय तो कांग्रेस में कोई पदाधिकारी जो उनसे भी सवाल किए जाए। सवाल ये है अमलेंदु जी कि राहुल गांधी एक ऐसा चेहरा है वो कुछ भी ना रहे, जैसे अभी प्रियंका गांधी कुछ भी नहीं है, महासचिव हैं बस। तो ये दोनों ऐसा चेहरा है जिनमें कांग्रेस अपना भविष्य देखती है। और हम माने ना माने, आप जैसे आनंद शर्मा की बात कर रहे हैं, किसी और की बात कर रहे हैं, कोई भी कल को बन जाए, लेकिन फिर भी कांग्रेस जो पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस पिछले 20-25 साल से आप देख रहे हैं और कई बार बीच बीच में भी कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार के बीच ही घूमती रही है। और इसी कारण लोग भी हैं वो जब भी बात आती है निकलती है तो गांधी नेहरू परिवार के इर्द गिर्द आएगी ही और राहुल गांधी की बात होगी, उनका जिक्र होगा ही। इसीलिए चाहे वो केरल की बात हो, चाहे तमिलनाडु की बात हो, पुदुचेरी की बात हो या अब पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं और असम की बात कर चुके। तो इसीलिए तो राहुल गांधी जो आप कह रहे हैं क्या हैं, राहुल गांधी बहुत कुछ हैं। नहीं बिल्कुल ठीक है, राहुल गांधी बहुत कुछ है, हम भी मानते बहुत कुछ है। तो जो लोग मानते हैं कि राहुल गांधी बहुत कुछ है तो उनको फिर स्वीकार कर लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से फिर राहुल गांधी लड़ सकते हैं। फिर हमको और सवाल नहीं उठाने चाहिए। अगर हम और सवाल उठाएंगे तो हमें फिर ये पूछना पड़ेगा फिर कि राहुल गांधी से आप किस हैसियत से सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी से अगर हम सवाल कर रहे हैं इस हैसियत से कि राहुल गांधी बहुत कुछ है तो फिर हमको ये मानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से राहुल गांधी ही लड़ेंगे। आप देखिए बिहार का चुनाव हुआ,
बिहार के चुनाव के बाद शिवानंद तिवारी का तुरंत बयान आ गया कि कांग्रेस की वजह से नुकसान हुआ। हमने मान लिया कांग्रेस की वजह से नुकसान हुआ, लेकिन शिवानंद तिवारी ने ये नहीं बताया कि वे क्यों हार गए। आज रेड्डी के कैंडिडेट, बहुत से सवाल उठेंगे फिर इस तरीके के। मतलब सवाल राहुल गांधी को डिफेंड करने का नहीं है। जी जी मुकेश जी कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, देखिए, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस राहुल गांधी इज द लीडर ऑफ द कांग्रेस, ये हम सब जानते हैं। कांग्रेस के फेस हैं। कांग्रेस के जितने भी बड़े आयोजन होते हैं उसमें सोनिया राहुल आपको सबसे अगली पंक्ति में सबसे आगे खड़े दिखते हैं। जहां भी घोषणा पत्र जारी हुए हैं आप देखिए कि राहुल गांधी ही जारी कर रहे हैं उसको। तो ये कहना कि राहुल गांधी क्या है, उनके पास कोई पद है या नहीं है, इसको आप किनारे रखकर अगर सोचे तो राहुल गांधी कांग्रेस के वो आज लीड कर रहे हैं, ये सब जानते हैं। इसमें कोई विवाद की गुंजाइश है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय दल हैं, सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी के बाद, तो आपको उस तरह का नेतृत्व भी करना पड़ेगा, उस तरह की उदारता और बड़प्पन भी दिखाना पड़ेगा जो एक बड़े नेतृत्व के लिए जरूरी समझा जाता है। आप अपनी पार्टी को तो नेतृत्व देंगे ही, लेकिन बाकी जिन दलों से सहयोग ले रहे हैं उनको भी कैसे आप सहयोग करेंगे, इस दिशा में भी आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप भविष्य की राजनीति करने को इच्छुक हैं तो अगर आप चाहते हैं कि कल को कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का मुकाबला करे और सारे दल उसका सहयोग करें, तो आपको तो अपनी भूमिका उस तरह से तय करनी पड़ेगी। आप केवल कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए प्रचार नहीं करेंगे, और मैं तो ये कह रहा हूं कि उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए भी ठीक से प्रचार नहीं किया, क्योंकि असम का मैंने जैसे जिक्र किया वहां पर उस तरह से जितनी मांग थी उससे बहुत कम समय दिया, जबकि वहां पर ज्यादा संभावनाएं थी कांग्रेस के लिए उस चुनाव को निकालने की। तो एक रणनीति के स्तर पर, चुनावी रणनीति के स्तर पर भी कांग्रेस नेतृत्व से ये चूक हो रही है, ये मैं कहना चाहता हूं। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस ने तय कर लिया है कि हमें तृणमूल कांग्रेस को जिताना है जैसा कि कहा जा रहा है, तो अगर उस तरह से उसकी रणनीति है तो ये दूसरी बात है, क्योंकि ये भी एक रणनीति हो सकती है कि हमें बीजेपी को नहीं जिताना है, भले ही तृणमूल कांग्रेस दोबारा जीतकर आ जाए। अगर ये रणनीति है तो फिर बात दूसरी है, बात खत्म हो जाती कि राहुल गांधी आए नहीं आए, क्यों आए, कितना आए, क्या बोले, ये सारे मसले फिर खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने गठबंधन बनाया है, आप ईमानदारी से आपको उसको साथ खड़े होना चाहिए, पूरे चुनाव को लड़ना चाहिए। ये एक मैसेज देता है पूरे देश भर में। अगर आप उस तरह से उस गठबंधन के साथ लड़ाई लड़ रहे होते, चाहे असम की बात करें चाहे बंगाल की बात करें, अगर आपकी उपस्थिति, आपका नेतृत्व, आप उस तरह से सघन प्रचार नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जिम्मेदारी संभालते हुए अब कितनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, नहीं संभाल रहे हैं, ये दूसरा प्रश्न है, लेकिन समय तो बहुत दे ही रहे हैं। वो चुनाव को कितनी गंभीरता से लड़ रही है उनकी पार्टी है, वो या दूसरे मंत्री कितना प्रचार कर रहे हैं, आप इसको देखिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी जहां पहुंच गई है उससे ऊपर आने के लिए, उससे उबरने के लिए उसे और भी ज्यादा कहना चाहिए गंभीरता के साथ, तत्परता के साथ और मेहनत के साथ काम करना पड़ेगा। और इसमें ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी परिवार ही लीड कर रहा है, तो उसे ही ये काम करना पड़ेगा, किसी और पर निर्भर नहीं रह सकता। क्या कहेंगे भारत जी? आप बहुत देर से सुन रहे हैं गुफ्तगू हम तीन लोगों की, खासकर अमलेंदु जी की और डॉक्टर मुकेश कुमार हमारे साथ बने हुए हैं, दोनों की राहुल गांधी को लेकर के, कांग्रेस के भविष्य को लेकर, पश्चिम बंगाल को लेकर के। कई सारे साथी भी लिख रहे हैं, सीवीएस कुमार लिख रहे हैं कि राहुल गांधी आज सर्वमान्य नेता बनकर उभर रहे हैं, कोई माने या न माने, बहुत से अंधभक्त भी चोरी चुपके चुपके उनको सुनते जरूर हैं। रतन उपाध्याय लिख रहे हैं कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं सीवीएस जी।
जसवीर आलम हैं हमारे साथ में, रतन उपाध्याय लगातार हैं, सुनील कुमार महंतो लिख रहे हैं कि मुझे लगता है कि समय आ गया है कि गैर गांधी परिवार से एक अध्यक्ष बनाया जाए और समय आने पर गांधी परिवार से प्रधानमंत्री बनाएं। विपक्ष को एकजुट करने के लिए प्रियंका या राहुल गांधी को जिम्मेदारी लेनी होगी। वासुदेव रॉय भी हमारे साथ बने हुए हैं। मदन लाल लिख रहे हैं कि एक भाई ने लिखा है कि राहुल जी सर्वमान्य नेता हैं, भक्त चुपके चुपके सुनता हूं मनोरंजन के लिए। मेरा फेवरेट कॉमेडियन जैसे जॉनी लीवर, असरानी महबाब, राजपाल यादव जी हैं और राहुल जी हैं। लवनीत जैन भी हैं जो कांग्रेस कितने स्टेट में साफ हो गई ये बोल रहे हैं। तो देखिए कई सारे अलग अलग बात, अलग अलग विचार हैं जो यहाँ पे रख रहा हूं और वो उस पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग। और सीधे भारत जी आपके पास आऊंगा। देखिए एक तरफ राहुल गांधी की बड़ाई भी हो रही है, राहुल गांधी की तारीफ भी हो रही है, दूसरी तरफ इसी चर्चा में ये भी हो रहा है कि कई सारे कॉमेडियन हैं, उनमें से एक वो भी हैं। क्या कहेंगे ओवरऑल राहुल गांधी को लेकर के? और हालांकि हम लोग ये चर्चा राहुल गांधी के इर्द गिर्द नहीं रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी चूंकि राहुल का जिक्र आ रहा है और राहुल इतने लेट पहुंचे हैं उसका जिक्र आ रहा है, इस पे बहुत चर्चा हो चुकी है, फिर भी एक कमेंट चाहूंगा भारत जी आपसे। देखिए पहली बात तो ये बात अभी जो डॉक्टर मुकेश कुमार भी कह रहे थे, ये बात सच है। कांग्रेस की एक स्ट्रेटेजी है कि वहां पर बीजेपी को रोकने के लिए अगर आपको टीएमसी को सपोर्ट करना है तो वो आप करिए। ये अलग बात है कि वो गठबंधन में है। आप देखें गठबंधन मतलब इलेक्शन के बीच में भी उनके नेताओं के ये स्टेटमेंट रहे हैं कि हम लोग अगर जरूरत पड़ेगी तो टीएमसी को सरकार बनाने में मदद करेंगे अगर हंग की स्थिति आती है तो। ये अधीर रंजन चौधरी ने भी अभी 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट दिया है। तो कांग्रेस एक समझदारी के साथ वहां पर ये काम कर रही है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वो टीएमसी को सपोर्ट कर सकती है। दूसरी जहां तक राहुल गांधी की बात है, देखिए कांग्रेस के अंदर बहुत कम ऐसे लीडर हैं जो सीधे आरएसएस पर अटैक करते हैं और ऐसे तमाम जो नेता हैं जो आरएसएस पर अटैक करते हैं उनको डिसोन करने की पूरी जो इनका जो आईटी सेल और जो पूरा जो सिस्टम है आरएसएस का, वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। तो राहुल गांधी की जो स्थिति है या राहुल गांधी के ऊपर जिस तरीके के हमले किए जाते हैं, हम देखते हैं दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर भी इसी तरीके के हमले होते हैं आरएसएस की तरफ से, क्योंकि आरएसएस के खिलाफ बोलने वाले व्यक्तियों में दिग्विजय सिंह भी एक है। तो राहुल गांधी ने जो एक स्ट्रेटेजी अपनाई है सीधे आरएसएस के ऊपर अटैक करने की, तो वो धीरे धीरे नीचे काम तो कर रही है। और अब पीछे हम अगर देखें कोरोना को लेकर या कोरोना से पहले कि इकोनॉमी कंडीशन को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरीके की बातें कही हैं, वो ठीक है, उस समय भले उनका मजाक उड़ाया गया हो, लेकिन धीरे धीरे ये लोग देख रहे हैं कि वो सारी परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं जो उन्होंने भविष्यवाणियां की थी राहुल गांधी ने कि ऐसा हो सकता है या जो संभावनाएं व्यक्त की थी, आज हम देख रहे हैं कि हम उन परिस्थितियों में हैं। आप देखें अगर विदेशी जो वैक्सीन की ही बात है, 3 दिन पहले राहुल गांधी ने इस मामले को उठाया था तो सरकार के मंत्रियों ने ही उसका मजाक उड़ाया, लेकिन 2 दिन बाद उन्होंने जाके वो परमिशन दे दी। तो ये देखेंगे कि राहुल गांधी को धीरे धीरे सरकार भी सीरियस ले रही है और जो लोग हैं जो अभी तक केवल मजाक उड़ाते थे सोशल मीडिया पर जो भी कमेंट आते हैं उनके आधार पर, वो भी उनकी भी बात जो अभी हमारे इसमें जो एक साथी ने लिखी भी है कि राहुल गांधी को लोग गंभीरता से लेने लगे हैं, तो वो एक हिस्सा है जो ले रहा है, लेकिन अभी भी एक हिस्सा ऐसा है जो सरस्वती शिशु मंदिर वगैरह में पड़ा हुआ है या जो आरएसएस की शाखाओं से निकल के जो लोग आए हैं, वो अभी भी उनके लिए वो एक मजाक का पात्र है। लेकिन अगर एक एनालिसिस अगर कर नरेंद्र मोदी का और राहुल गांधी का, इन दोनों का, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी ज्यादा गंभीर लीडर है और उनका जो एनालिसिस है वो ज्यादा परफेक्ट है। जी अमलेंदु जी, राहुल गांधी के एनालिसिस, राहुल गांधी के की जितनी भी बातें, चाहे कोरोना को लेकर के कि कोरोना के वैक्सीन, विदेशी वैक्सीन को भी आप इंट्रोड्यूस कीजिए, भारत में आखिर फाइनली वही करना पड़ रहा है। जैसे रफाल को लेकर के लगातार राहुल गांधी हमलावर रहे और अब स्थितियां ये आई है कि ऐसे बोबड़े साहब जाते जाते याचिका, जो आखिरी याचिका आई रफाल को लेकर के कि उसकी जांच होनी चाहिए और प्रधानमंत्री से पूछताछ होनी चाहिए, उस याचिका को स्वीकार कर लिया।
भले वो 2 सप्ताह बाद 3 सप्ताह बाद इस पे चर्चा होगी, लेकिन जिसे पहले खारिज कर दिया गया था और वो अब जांच के दायरे में है। आगे क्या होता है नहीं पता। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल एक दूरदर्शी नेता के रूप में उभर करके आए हैं। इसमें कई लोग जो उनके चाहने वाले लोग हैं उनको लगता है ऐसा, उनके जो सपोर्टर्स हैं। दूसरी तरफ राहुल की एक छवि अभी भी वैसी बनी हुई है जो यहीं पे, जैसे कुछ साथी लिख भी रहे थे कि एक कॉमेडियन राजपाल यादव से तुलना, बाकियों से तुलना होती है और पप्पू से लेकर तमाम बातें वहां कही जाती हैं। फिर भी जैसे कि डॉक्टर मुकेश कुमार भी कह रहे हैं कि असम में उनकी डिमांड बहुत थी, जितनी डिमांड थी उतना वो फुलफिल नहीं कर पाए, वो जा नहीं पाए। केरल से भी ऐसी ही खबर आई कि केरल में भी उनको जितना रहना चाहिए था उतना नहीं रह पाए। और अब पश्चिम बंगाल की बारी है जहां बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। और बहुत सही अभी कहा कुछ देर पहले मुकेश जी ने कि आप जब एक फ्रंट के रूप में लड़ रहे हैं वहां पे चुनाव पश्चिम बंगाल में, तो आप अगर मैदान में हैं, जंगे मैदान में, तो आपको मजबूती के साथ वहां डटकर मुकाबला करना चाहिए अपने दुश्मनों का। लेकिन आप वहां पीछे रहे और अब बहुत आखिरी समय में जा रहे हैं। हालांकि एक दलील इनकी थी, भारत जी की दलील थी कि चूंकि ये एरिया जो है वो मजबूत गढ़ है कांग्रेस का, इसलिए अब गए हैं। तो कई अलग अलग तरह की दलीलें हैं राहुल गांधी को लेकर के, अलग अलग बातें इसलिए मैं रख रहा हूं। लेकिन ओवरऑल एक राजनेता के रूप में राहुल गांधी को हम देखें तो कहीं ना कहीं एक कसक रहती है उनको लेकर के कि नहीं, यहां इन्होंने ये गलती कर दी। आखिर क्यों, ऐसा क्यों होता है अमलेंदु जी? देखिए, राहुल गांधी कोई देवता नहीं है, मोदी जी देवता है ना है। और गलतियां जो है वो इंसानों से होती है, देवताओं से नहीं होती हैं। तो मोदी जी देवता है तो मोदी जी से कोई तुलना करनी भी नहीं चाहिए राहुल गांधी की, और हो भी नहीं सकती है। मोदी जी जितने महान राहुल गांधी नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात ये, जैसा आपने ही कहा कि राहुल गांधी की डिमांड बहुत थी, उसको फुलफिल नहीं कर पाए, तो ये भी बात सही हो गई कि राहुल गांधी की डिमांड है, इसका मतलब फुलफिल नहीं कर पाए, ये उनकी एक कमी हो सकती है राहुल गांधी की। दूसरा, कोरोना को लेकर के जिस तरीके से लगा रहा, आप देखिए राहुल गांधी ने फरवरी 2020 में कहा सबसे पहले कि कोरोना सारी दुनिया में फैल रहा है और ये अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा, अभी से इसके प्रति कौशल बरतने की आवश्यकता। और 5 मार्च 2020 को ही अरे जो स्वास्थ्य मंत्री थे हर्षवर्धन, वो बाका मजाक उड़ा रहे थे। आज भी जो मौजूद है हर्षवर्धन का गांधी को लेकर के मजाक उड़ा रहे थे। और 22 मार्च को प्रधानमंत्री ने लोग जनता कर्फ्यू लगा दिया, 24 मार्च को लॉकडाउन लगा दिया। अर्थव्यवस्था चौपट होगी, ये राहुल गांधी ने फरवरी में कहा था, और अर्थव्यवस्था चौपट हुई, ये सामने आ गया। कोरोना की वैक्सीन को लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा, रविशंकर प्रसाद से लेकर स्मृति ईरानी तक, वो तमाम भारतीय जनता पार्टी जो थी वो दौड़ पड़ी उनके ऊपर एकदम से, और विदेशी एजेंट तक साबित कर दिया। अब कौन विदेशी एजेंट है जब आप विदेशी वैक्सीन को जो आप अनुमति दे रहे हैं 2 दिन के बाद ही? तो ये सारी चीजें, मतलब राहुल गांधी के ऊपर जो है बहुत पैसा खर्च किया गया है छवि बनाने के लिए कि पप्पू है। हमको याद होगा कि 2009 के चुनाव तक यही मीडिया जो था वो राहुल को बाकायदा जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाता है उसी तरीके से राहुल गांधी को दिखाया करता था। उनकी छोटी से छोटी जो थी, मतलब स्कूल में जाते थे तो वहां भी जो लड़कियां दुपट्टे फेंका करती थी, राहुल राहुल करते हुए, तो वो सब दिखाया जाता था, राहुल होल होल, यही मीडिया करता था। 2011 के बाद से जो है राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने पे बहुत पैसा खर्च किया गया है। इसको जो है हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। और 2011 से इस देश के अंदर कई षड्यंत्र शुरू हुए हैं, सिर्फ राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने का ही काम शुरू नहीं हुआ। इस देश के अंदर आंदोलन का कॉर्पोरेटाइजेशन करने का भी काम शुरू हुआ, और उसके नतीजे हमने देखे किस तरीके से जो है राजनीति के अंदर कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ, और हमने उसको एनजीओ का नाम दिया, हमने उसको क्रांति, दूसरी आजादी और तीसरी आजादी हमने उसको नाम दिया। तो बहुत से षड्यंत्र जो इस देश के अंदर हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं। राहुल गांधी आदमी है, बुरे आदमी है, मैं नहीं जानता, मैं ना उनसे मिला हूं आज तक, ना कोई संभावना आ गया कि मैं मिल पाऊंगा, मेरी हैसियत भी नहीं है कि मैं जाके उनसे मिल पाऊं। मैं एक छोटा सा श्रमजीवी पत्रकार हूं, और दूर से बैठ करके जो एनालिसिस जिस तरीके से मोदी जी का करता हूं उसी तरीके से राहुल गांधी का भी एनालिसिस कर रहा हूं मैं, और मेरी हैसियत नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री से मिल सकूं या राहुल गांधी से मिल सकूं। राहुल गांधी हो सकता है कल को प्रधानमंत्री बन जाए, हो सकता है ना भी बन पाए, हो सकता है कांग्रेस कल को डूब जाए, हो सकता है कल को भाजपा डूब जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन जो चीजें सामने है मैं उसका एक तथ्य पर बस्ता जो है मैं एक विश्लेषण करता हूं, और उसके आधार पर मैं ये, मतलब मेरा अपना एनालिसिस है
कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के मुकाबले या किसी भी और के मुकाबले बहुत अच्छी व्यक्ति है। आप विपक्ष के लोगों की बात करते हैं, आज मायावती जो है प्रधानमंत्री के कोरोना उत्सव की जो है प्रशंसा कर रही हैं, और आप जो है विपक्षी एकता की बात करेंगे तो मायावती को लेकर विपक्षी एकता हो जाएगी क्या? इन्हीं ममता बनर्जी को लेकर विपक्षी एकता हो जाएगी? 2019 में जनवरी के शुरू में जो थी रैली हुई इसी पश्चिम बंगाल में, सब उसमें दल मौजूद थे, और उस एकता को किसने तोड़ा? ममता बनर्जी ने ही तोड़ा। तो ये बहुत सी चीजें जो है विपक्षी एकता जो है केवल इसलिए कि सब कांग्रेस उसको लीड कर लेगी, केवल कांग्रेस के लीड करने से विपक्षी एकता नहीं हो जाएगी। विपक्षी एकता होगी एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे। आपका मिनिमम कॉमन प्रोग्राम क्या होगा? सिर्फ मोदी जी को हटाना जो विपक्षी एकता का कार्यभार नहीं हो सकता। मोदी जी हटेंगे, अमित शाह आ जाएंगे, अमित शाह हटेंगे, अब योगी जी आ जाएंगे, तो व्यक्ति को हटाने से कोई विपक्षी एकता नहीं हो जाएगी। सवाल यह कि किन नीतियों के आधार पर होगी, और उन नीतियों के आधार पर कौन जो है राहुल गांधी के नजदीक खड़ा होता है और कौन किसके नजदीक खड़ा होता है, यह भी देखने वाली चीज होगी। तमिलनाडु में अगर स्टालिन के साथ उनकी अच्छी एक बनी है केमिस्ट्री राहुल गांधी की, तो कहीं ना कहीं मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है, उसके आधार पर बनी है। तो ये मिनिमम कॉमन प्रोग्राम जो है ये लेफ्ट के साथ भी उनका जो एक अच्छा तरीके से चला, लेकिन अब चूंकि केरल में दोनों आमने सामने हैं और पश्चिम बंगाल साथी हैं, तो बहुत सी चीजें हुआ करती हैं। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केरल गए तो उन्होंने यही कहा कि आप वहां साथी हैं और यहाँ के आप खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत सी चीजें जो हम लोगों को लगती हैं, हम अपने हिसाब से सोचते हैं, और दूसरा व्यक्ति है उसको पूरे देश की राजनीति देखना है। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी के सामने बहुत सी चीजें हैं, और आगे आने वाले समय बताए देखा जाएगा। बहुत सारे साथी भी लगातार कमेंट कर रहे हैं। रतन उपाध्याय हैं जो कह रहे हैं राहुल जी एजुकेटेड हैं, मोदी की तरह चाय नहीं बेचे हैं, जब तो पढ़ने का समय था तब तो चाय बेची। जायका रेस्तरां भी हमारे साथ में हैं। रागिनी डिसूजा हैं जो कह रहे हैं बंगाल में कांग्रेस पार्टी को चांस दे पब्लिक। अफसाना खान हैं, अब्दुल सलाम मदन लाल कह रहे हैं कि अब पक्का यकीन हो गया कि बंगाल फतह करेगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का स्टार प्रचारक मैदान में आ गए हैं। राहुल गांधी जी धन्यवाद। सीवीएस कुमार लिख रहे हैं कि राहुल जी के पास न्यू विजन है, शौचालय जैसी सोच नहीं है मोदी जैसी। उसी तरह डेनिस स्टेन हैं साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज अग्रवाल हैं जो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में योगी की सभा में भीड़ नहीं आती थी इसलिए क्योंकि कोरोना पॉजिटिव, अर्थात शेष चुनाव प्रचार से छुट्टी। क्योंकि जो पश्चिम बंगाल में योगी जी अब नहीं जा रहे हैं, क्योंकि योगी जी जो हैं योगी आदित्यनाथ वो अब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मोहम्मद रब्बानी भी हैं जो कह रहे हैं सर आप तो योगी जी सुना है जो पूरे बंगाल में कोरोना फैला दिए हैं, क्योंकि गई होगी तो कोरोना हो गया है। कई सारे साथी हैं और राहुल गांधी को पीएम बनाओ अफसाना खान का कहना है। तमाम साथी, राहुल सिंह भी, रमेश सिंह भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, इस्लाम अली भी हैं, नसीम खान हैं, आमोद कुमार भी बने हुए हैं जो लिख रहे हैं कि पप्पू से कुछ नहीं होगा। तो वही बता, अनिल लोधीपुरी हैं जो कांग्रेस को सवर्ण मानसिकता को बदलने की जरूरत है और गांधी जी के मूल्यों को पुनः जनमानस के बीच ले जाना चाहिए। गांधी दर्शन परंपरा में ही भारत का कल्याण निहित है, ये जनमानस को विश्वास दिलाना होगा। ताहिर खान भी जुड़े हुए हैं और डेनिस हैं, अमरदीन खान, रोहित माने, अब्दुल सलाम, रतन उपाध्याय, तमाम साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बने हुए हैं, अपने अपने कमेंट लिख रहे हैं। आप लोग कमेंट लिखिए, आपके विचार हम पहुंचा रहे हैं देश दुनिया तक। नसीम खान भी जुड़े हुए हैं जो लिख रहे हैं कि राहुल गांधी को पूरे देश को अपना गढ़ मानना चाहिए। भाजपा का गुजरात को छोड़कर कहीं भी गढ़ नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को अपना गढ़ बना लिया। तो इस ढंग से फिर रमेश सिंह लिख रहे हैं कि कांग्रेस ही देश की अर्थव्यवस्था को संभाल सकती है, भाजपा ने तो अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, देश को राहुल गांधी ही नई दिशा दे सकते हैं। तो दोस्तों सबके अपने अपने विचार है। ठाकुर एंड ठाकुर लॉ ऑफिस वो भी लिख रहे हैं राहुल गांधी शुड बी गिवन अ चांस टू लीड द कंट्री। अब्दुल रशीद भी हैं, वन टाइम कोचिन भी हैं, बबलू कुमार हमारे साथ बने हुए हैं, श्रीलाल राउत हैं,
तमाम साथी बने हुए हैं, अपने कमेंट लिख रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 3 हमारे खास दोस्त साथी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकारों की टोली है हमारे साथ में। अमरेंदु उपाध्याय जुड़े हुए हैं, भारत शर्मा जुड़े हुए हैं और हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर मुकेश कुमार। 3 हमारे साथी और हम लोग चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी और उनके इर्द गिर्द जो उनकी जो पॉलिटिक्स है उस पर, उसके अलावा पश्चिम बंगाल की राजनीति। पश्चिम बंगाल में चूंकि चुनाव का अब अगला 4 फेज बाकी है, जिसमें से चौथा फेज जो है 10 तारीख को खत्म हुआ था, 5वां फेज 17 तारीख को है। अब 5वें फेज से पहले चुनाव आयोग ने पहले 48 घंटा पहले चुनाव पर प्रचार पर रोक लगा देते थे, लेकिन अब जो नया आदेश है उसके अनुसार 72 घंटा पहले प्रचार पर रोक लगा दी गई है। और उसके बाद यानी कि आज शाम 6 बजे के बाद से खासकर 5वें फेज के लिए अब पश्चिम बंगाल में जो कैंडिडेट्स हैं या उसके समर्थक हैं, सियासी दल हैं, वो प्रचार नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, दूसरे क्षेत्र में जहां चुनाव होना है उसके बाद के फेजेस में वहां पे भाषण की गतिविधियां चलेंगी और साथ साथ लाइव टेलीकास्ट भी चलेगा, जैसा हम लोग देखते रहे हैं। इसी बीच दोस्तों एक खबर यह भी आ रही है कि चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक की घोषणा की है, वो भी 16 तारीख को है। भारत जी, सीधे आपके पास आना चाहूंगा कि चुनाव आयोग सर्वदलीय बैठक बुला रहा है 16 तारीख को, और ये तब जब आज कोलकाता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, सारे जिलाधिकारियों को कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है रैलियों में, इसकी रिपोर्ट दीजिए। साथ में 144 धारा जो लगाई गई है उसका क्या कुछ हो रहा है। अब इतना बाद में, इतनी देर के बाद में अगर चुनाव आयोग जाग रहा है, वो भी फटकार के बाद में, तो क्या कहेंगे। एक विस्फोट तो हो चुका है कोरोना का, और खासकर महाराष्ट्र के बराबर कोलकाता में, मतलब पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के पेशेंट्स मिल रहे हैं। बिल्कुल मिल रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप सर्वदलीय बैठक बुला के या लीडर्स के साथ एक जो भी अंडरस्टैंडिंग आप बनाए पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, जब तक आप चुनाव रैलियों में और वर्चुअल रैली की जा सकती हैं। मुझे लगता है कि आजकल तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन लोगों के पास अपना सोशल नेटवर्क और ये सब इतना ज्यादा है कि आप वर्चुअल अपना कैंपेन कर सकते हैं। तो इस पे आप जब तक रोक नहीं लगाएंगे पूरे तरीके से, तब तक आप कम से कम कोरोना जैसी बीमारी को लेकर जो भी दिशा निर्देश आप तय कर रहे हैं, या देश के दूसरे हिस्सों में जिस तरीके की प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, तो वो नहीं होगा, है ना। तो केवल बाकी आप देखेंगे तो भीड़ को आप कम नहीं कर सकते, है ना। वोटिंग के समय आप एक प्रोटोकॉल मेंटेन करवा सकते हैं कि ठीक है, आप कम लोगों को निकालें, या जो है आप पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ा दें, ये वो एक हो सकता है। लेकिन जो कैंपेन है, उस कैंपेन को रोकने के लिए तो आपको जो भी फिजिकल जो हो रहा है उसे तो आपको रोकना ही पड़ेगा। आपको रैलियों पर प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे, आपको नेताओं के भाषणों पर रोक लगानी पड़ेगी, बिना इसके कोई उस तरीके का नहीं होगा। मुझे लगता है ये काम जो अभी चुनाव आयोग जो कर रहा है, ये काम उसको कम से कम 2 चरण पहले करना चाहिए था, जब देश के बाकी हिस्सों में आप लॉकडाउन, नाइट लॉकडाउन लगा रहे हैं या पूरा लॉकडाउन लगा रहे हैं, है ना। तो जो पूरी जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं, जब आप उनको पूरे देश के अंदर रोक रहे हैं, उसी समय इसको रोक दिया जाना चाहिए था, है ना। देखिए, इलेक्शन में जो है आप लोग तमाम जो सवाल बीजेपी को लेकर जो खड़े करते हैं, वो ईवीएम को लेकर खड़े करें, या फिर चुनाव जीतने के बाद विधायकों को खरीदने को लेकर खड़े करें, तो ये काम तो बीजेपी वैसे भी कर सकती है ना। तो लेकिन मुझे लगता है कि लोगों की जो जिंदगी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मानसिकता जो है लोगों की वो लगभग तय हो जाती है चुनाव से पहले कि उसे किसको वोट करना है ना। तो ये कैंपेन से कोई बहुत ज्यादा उस तरीके का असर नहीं पड़ता है। ये अलग बात है कि जो हम देखते हैं चुनाव के अंदर अभी बंगाल में तो नोट बांटने की भी खबरें सामने आई हैं कि कूपन बांटे गए हैं, या ये सब होता, ये वोटों को प्रभावित कर रहा है बंगाल में। और बंगाल में पहली बार ऐसा हो भी रहा है, नोट बंटने का जो काम है ये पहली बार बंगाल में हो रहा है। इससे पहले जो बंगाल की पॉलिटिक्स में जो लोग जानते समझते हैं, उनको पता है कि कभी नोट नहीं वहां बटे थे।
है ना। तो ये सब अगर हो रहा है वहां पर तो ये वैसे भी हो सकता है, लेकिन बड़ी रैलियों के ऊपर तत्काल रोक लगाई जाना, मतलब अभी तक लगा दी जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी अगर चुनाव आयोग करता है तो मुझे लगता है कि उसे ये कदम तत्काल उठाना चाहिए। मुकेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। दो विजुअल्स लगातार हम लोग देख रहे हैं, एक पश्चिम बंगाल से और दूसरा हरिद्वार से। एक तरफ पश्चिम बंगाल में हम लोग देख रहे हैं रोड शो, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री जी फूल बरसाते हुए नजर आते हैं। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हुए दीदी ओ दीदी कहते हुए पुकारते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ कुंभ में नगा साधुओं का हम लोग उनकी टोली देख रहे हैं। उसके अलावा बाकी ये दोनों डराने वाले विजुअल्स हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो इस समय आप खुश हो सकते हैं, मतलब आपसे, मतलब आपके लिए नहीं कह रहा हूं, पार्टी सियासी दलों के लिए कह रहा हूं, खुश हो सकते हैं। लेकिन ये भी कोरोना काल से पहले, कोरोना काल के बाद आप खुश हो सकते थे कि इतने लोग आपकी सेवा में हाजिर हैं, आपके बुलाने पे पहुंच गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि हाई कोर्ट ने आज संज्ञान लिया है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अब चुनाव आयोग जो है वो थोड़ा सा सख्त रवैया अपना रहा है। वो भी कितना सख्त होता है ये 16 तारीख की मीटिंग के बाद समझ में आएगा। तो एक तो बात यहाँ पे ये आती है। दूसरी तरफ आज ममता बनर्जी जब भाषण दे रही थी 24 घंटे के अपने विराम एक रोक के बाद में, जो चुनाव आयोग ने उनके ऊपर लगाया था, उसके बाद तो उन्होंने सीधा सीधा चैलेंज करते हुए वो नजर आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और चुनाव आयोग को उन्होंने कहा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव वाले दिन ही वेस्ट बंगाल क्यों आते हैं, वो अपना वेस्ट बंगाल आने का कार्यक्रम उस दिन स्थगित करें। जैसे 17 तारीख को चुनाव है तो 17 तारीख को प्रधानमंत्री की पहले से वहां पे रैली है, ये आयोजित हो रही है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर या तो चुनाव आयोग कार्रवाई करे, उनकी रैली उसी दिन, जिस दिन की कहीं और वोट डाले जा रहे हैं, उस दिन उनकी रैली पर रोक लगाए, और मैं भी अपनी रैली पर रोक लगाने के लिए प्रोग्राम उस दिन का जो है वो मतलब उसे रद्द करने के लिए तैयार हूं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ममता बनर्जी मोदी जी के उस दिन के भाषण से, जिस दिन चुनाव होता है, मत डाले जाते हैं, घबरा गई हैं इतनी ज्यादा कि आने वाले समय में जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं उस दिन? आपको क्या लगता है मुकेश जी? अभी आप असम की रैलियों को भी देख करके आ रहे हैं, लगातार तमाम रैलियों को आप देखते रहे हैं। प्रधानमंत्री जब भाषण देने जाते हैं उसी दिन उसका असर जनता पे पड़ता है क्या? जब वोटर्स वोट देने की लाइन में खड़े होते हैं तो प्रधानमंत्री की रैली को देख करके वोट देते हैं क्या कि नहीं, आज चलो अब अभी तक तो हम तृणमूल कांग्रेस पे वोट डालने वाले थे लेकिन अब बीजेपी को वोट डालकर आएंगे? देखिए, आपने जो सवाल किए हैं उसके कई पहलू हैं। सबसे पहले आपने आखिरी जो सवाल किया मैं उसका जवाब देता हूं। सवाल यह है कि किसी भी पार्टी को या किसी भी नेता को अनड्यू एडवांटेज क्यों दिया जाना चाहिए, ऐसा शेड्यूल क्यों बनाया जाना चाहिए जो एक पार्टी को खास तौर पर सूट करता हो, क्योंकि उसके जो केंद्र में सरकार है, उसका अपना प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री की अपनी एक लोकप्रियता, एक छवि, एक प्रभाव होता है जिसका फायदा वो इलेक्शन में उठाते हैं। तो एक खास तरह का प्रोग्राम बनाकर और उनको ये एडवांटेज देना, ये गलत है। कायदे से लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। चुनाव आयोग को अगर वो निष्पक्ष है तो इस तरह से कार्यक्रम बनाना चाहिए कि किसी एक पार्टी को अतिरिक्त लाभ ना मिले। तो ये एक बात है, असर पड़ता है, भले ही वो कम मतदाताओं पर पड़ता हो। कुछ मतदाता अंत तक डावाडोल रहते हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किसको वोट देना है। कुछ डिसाइड भी करते हैं तो आखिरी मोमेंट पे अपने फैसले को बदलते भी हैं। तो ये एक मकसद होता है प्रधानमंत्री का, तमाम नेताओं का होता है कि उस दिन आखिरी दिन मिला है तो सारा जोर लगा दें और जो ऐसे मतदाता हैं उनको प्रभावित करके अपने पक्ष में झुका ले। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भले ही वो तबका बहुत छोटा होता हो लेकिन उस पर असर पड़ता है। दो मुख्य बातें हैं। पहली बात तो ये कि आज का जो चुनाव आयोग आप देख रहे हैं उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो केंद्र सरकार मोदी शाह का गुलाम है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, निष्पक्ष नहीं है। एक बात, इसलिए वो जो कुछ भी करता है वो
मोदी शाह और उनकी सरकार के कहने के अनुसार करता है, ये बार बार सिद्ध हो चुका है, साबित हो चुका है। दूसरी बात ये है कि ये जो पूरा मसला है कोरोना के संक्रमण के, उसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार वो लोग हैं जो इस देश की सरकार चला रहे हैं, इस देश को चला रहे हैं, जिनके सामने, जिनके पास हर तरह के आंकड़े हैं, हर तरह की जानकारियां हैं और निर्णय लेने की क्षमता है, उनके पास अधिकार है कि वो तय कर सकते हैं कि अभी चुनाव होने चाहिए, नहीं होने चाहिए तो किस तरह से करवाए जाएं कि कम से कम असर पड़े, प्रोटोकॉल किस तरह से लागू किए जाएं। इस मामले में हमारा जो देश का नेतृत्व है वो पूरी तरह से विफल रहा है। उसने केवल अपने सत्ता के स्वार्थ को आगे रखा है, अपने राजनीतिक स्वार्थ को आगे रखकर वो ये सारे काम कर रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि हरिद्वार हो रहा है। हरिद्वार में आप जानते हैं कि उत्तराखंड के चुनाव होने वाले हैं और हरिद्वार वहां है। अब ये पूरा खेल क्या है कि अगले चुनाव की भी तैयारी साथ में हो रही है और अपना वोट बैंक बनाने की तैयारी हो रही है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल या दूसरी जगहों पर बड़ी बड़ी रैलियां हुई और चुनाव आयोग मुंह सीकर बैठा रहा, उसने अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया। तो इतना बेशर्म चुनाव आयोग है, इतना निर्लज्ज है और भीड़ की हड्डी उसकी है ही नहीं कि वो ये सब अपने सामने होते देख रहा है, उसकी जिम्मेदारी वो नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी अपनी हैसियत अब बहुत छोटी हो गई है। तो दिक्कत ये है कि जब आपके देश का राजनीतिक नेतृत्व ही इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेता है या अपने स्वार्थों से प्रेरित होकर काम करता है, तो बाकी संस्थाएं भी कहना चाहिए कि अपंग हो जाती है, विकलांग हो जाती है और वो अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं करती है। इसलिए चुनाव आयोग से ज्यादा दोष देने की जरूरत देश के नेतृत्व को है। वो जिम्मेदार है। आज जो कोरोना की स्थिति हुई है वो उनकी वजह से हो रही है। एक साल में उसने कोई तैयारी नहीं की, एक सबक भी नहीं सीखा। आज भी देश में हम सुन रहे हैं कि ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं और ये उसकी कोई तैयारी कहीं दिखती नहीं है। रेमडेसिविर की को एक बीजेपी का नेता हथिया के अपने पास रख लेता है और कार्यालय से बांटता है। जिसको जरूरत है उसको मिलती नहीं है, जिसको जरूरत नहीं है वो अपने पास उसकी जमाखोरी कर रहा है। तो मध्य प्रदेश की सरकार गलत आंकड़े मौतों का दे रही है, तो पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है। जहां जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं, केंद्र में हो या राज्य में, झूठ बोलना, झूठ को प्रचारित करना, अपनी एक झूठी छवि निर्मित करना और उसी को सच के रूप में प्रचारित करना, ये उसका एकमात्र काम रह गया है। कहीं कोई प्रशासन काम काज नहीं हो रहा है। विशुद्ध रूप से सत्ता की राजनीति हो रही है और इसमें जनता पिस रही है बुरी तरह से। लाखों लोग पलायन कर रहे हैं एक बार फिर से। पिछली बार पलायन से सबक नहीं लिया सरकार ने कि कैसे इन मजदूरों को वहां रोका जाएगा, उनकी मदद की जाएगी ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह न जाए, वहां पर कोरोना न फैलाए, वहां उनको दिक्कत न हो अगर लॉकडाउन हो रहा है तो। इसकी योजना फिर भी नहीं बनी। ये देख रहे हैं आपकी पूरे देश भर से लोग पलायन कर रहे हैं, तो क्या आप किसको दोष देंगे? उसी देश के नेतृत्व को दोष देंगे। तो चुनाव आयोग तो एक छोटा सा उसका टूल बन गया है, हथियार है, औजार है, उसका इस्तेमाल कर रही है सरकार। जी, बहुत सारे साथी भी जुड़े हुए हैं। एसके शहीद हमारे साथ हैं जो बंगाल में बीजेपी 3rd नंबर की पार्टी होगी, इनका कहना है। आफसा खान का कहना है कि राहुल ही एक ऐसे इंसान हैं जो हिंदू मुस्लिम नहीं करते। सुमन पांडे का कहना है कि मुकेश जी क्या आसाम में महागठबंधन जीत रही है क्या? पूछ रहे हैं। फिर से आऊँगा जब मुकेश जी आपके पास तो इसका जवाब दीजिएगा। नसीम खान का कहना है कि राजीव जी आपकी चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, इससे दर्शकों में अभूतपूर्व जागरूकता पैदा हो रही है। बहुत धन्यवाद नसीम खान भाई। और अबू साद हैं जो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने 8 फेजेस में इलेक्शन करवाना ही घातक है। इसके शहीद लगातार मदीना का मुसाफिर कह रहे हैं कि रमज़ान मुबारक। बिल्कुल, आपको भी रमज़ान मुबारक। आफसा खान का कहना है मैं हर नमाज में राहुल गांधी के लिए दुआ मांगती हूं, अगले पीएम राहुल गांधी बने।
मदीना का मुसाफिर भी लगातार बने हुए हैं। मनोज अग्रवाल का कहना है कि छत्तीसगढ़ में 2 दिन में असंख्य बेड वाला अस्पताल बना दिया। दूसरी तरफ गुजरात जहां लाशों का ढेर है, कांग्रेस और भाजपा में यही फर्क है। मनोज अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात लिख रहे हैं। सीमा खातून भी हमारे साथ बनी हुई हैं, नसीम खान लगातार हमारे साथ हैं, मदीना का मुसाफिर लगातार बने हुए हैं। आफसा खान का कहना है कि ममता जी एक अकेली महिला हैं जो सारे के सारे बीजेपी वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन ममता तो शेरनी हैं, दुर्गा माँ हैं ममता दीदी। नसरुद्दीन सैफी भी हमारे साथ है, राइट सर लिख रहे हैं। राजू अंसारी बने हुए हैं, गुड न्यूज कह रहे हैं। असलम चिश्ती कह रहे हैं, मुकेश जी सही कह रहे हैं। इस्लाम अली हैं हमारे साथ जो कह रहे हैं जिस दिन चुनाव हो उस दिन किसी भी पार्टी की रैली या भाषण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यही बात ममता बनर्जी भी बोल रही हैं। अजय शर्मा भी हैं जो कह रहे हैं पीएम केयर फंड का हिसाब क्यों नहीं देते, गड़बड़ झाला तो है ही। नरेंद्र सिंह रजावत हैं जो मुकेश जी सही कह रहे हैं, लिख रहे हैं। पीएस सिंह हैं, टीएमसी 200+ लिख रहे हैं। असलम चिश्ती भी लगातार चुनाव खत्म होते ही आंकड़े डबल से भी ज़्यादा निकलेंगे, खासकर कोरोना के आंकड़े बता रहे हैं। फिर सीमा खातून झोले में झांकना मना है लिख रहे हैं। अमनदीप हैं, अमरदीन खान भी है, मुकेश जी गुड बात कर रहे हैं लिख रहे हैं। इस वक्त पूरा देश, असलम चिश्ती कह रहे हैं इस वक्त पूरा देश जो है वो राम भरोसे है। देवेंद्र चटर्जी कह रहे हैं अब तक बीजेपी के प्रचार में जितना भी दमखम था, राहुल गांधी की एंट्री में फीका तो जरूर पड़ेगा बीजेपी का, इसी का ही डर है। वीके सिंह बने हुए हैं जो कह रहे हैं देश के कई हिस्से में पूर्ण लॉकडाउन है, चुनाव आयोग को चुनाव प्रचार में के लिए भीड़ के बारे में सटीक विश्लेषण किया जाए। बिल्कुल इसी पे भी चर्चा भी कर रहे हैं वीके सिंह जी। परमेश्वर लाल भी हैं जो पालतू थे, उन्हें संवैधानिक पदों पर बैठा दिया गया। तो ऐसे तमाम साथी हैं। सोहेल राणा लिख रहे हैं कि व्हाट योर सर्वे सेइंग नाउ, हु विल विन वेस्ट बंगाल। ये अब सीधे 29 तारीख को बता पाऊंगा सोहेल राणा जी, इस वक्त बताना मुश्किल होगा क्योंकि इस वक्त हम लोग नहीं बता सकते। असलम चिश्ती भी फिर से लिख रहे हैं कि जब तक रमजान है आप 6 बजे लाइव करें तो हम पर मेहरबानी होगी। चलिए कोशिश करते हैं, अगर 6 बजे से हो पाए तो। बिल्कुल इस बारे में भी चर्चा हम लोग कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले भी। अनिल लोदीपुरी हैं जो कह रहे हैं राहुल गांधी को अब वीआईपी कल्चर से बाहर निकलकर आम जन तक अपने को पहुंचाने के लिए अभी से ही हर जिले में संगठन को ठीक कर स्वयं चलो गांव की ओर कार्य योजना बनाना चाहिए। अलग अलग बातें बिल्कुल। अमीर एसके भी हैं, फिर नाना साहेब पाटिल भी जुड़े हुए हैं, फिर हमारे साथ जो बीजेपी चोर हैं लिख रहे हैं मंजू सिंह भी हैं, महाजोत विन मेजोरिटी महमूद आलम खान भी बने हुए हैं। तमाम ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज बाय डॉक्टर मनोज कुमार, ऑल पैनलिस्ट आर गुड एनालाइजर, वेल डन, बहुत धन्यवाद आपको। मियाँ भी वीडियो लिख रहे हैं, ओनली MIM जिंदाबाद। असदुद्दीन ओवैसी नेक्स्ट पीएम लिख रहे हैं। आपसा खान कह रहे हैं राजीव सर आपका न्यूज़ दिल से सुनती हूँ क्योंकि आप किसी पे फर्क पे नहीं बोलते, किसी के पक्ष में नहीं बोलते। बहुत धन्यवाद आपसा खान जी, आपको पसंद आता है हमारा कार्यक्रम। मदीना का मुसाफिर भी लगातार हैं, मियाँ भी वीडियो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तरुण ठाकुर बने हुए हैं, तमाम साथी, राहुल प्रधान भी हैं, फिर बैजू प्रसूरू भी हमारे साथ, पूशरू भी हमारे साथ, पूशरू मोहम्मद नसीम, तमाम साथी हमारे साथ बने हुए हैं। हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं दोस्तों, और इस कार्यक्रम में हमने राहुल गांधी की एंट्री जो आज हुई है पश्चिम बंगाल में उस पर चर्चा की। उसके अलावा कोरोना काल में चुनाव आयोग की अगली रणनीति क्या होने वाली है उस पर चर्चा हमने की। ममता बनर्जी के ऊपर, क्योंकि ममता बनर्जी अब सीधे ललकार रही हैं मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, हालांकि हमेशा ललकारती रही हैं, लेकिन उनकी ललकार में क्या कोई डर छिपा हुआ है, समाहित है, इस पे हम चर्चा कर रहे थे। और चर्चा इस कोरोना काल में चुनाव तो हो रहा है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और बच्चों के एग्जाम, खासकर CBSE के 10th बोर्ड और 12th बोर्ड के जो एग्जाम, अब 10th बोर्ड के एग्जाम रद्द हो गए हैं, कैंसिल हो गए हैं, लेकिन 12th बोर्ड के एग्जाम के बारे में अब 1 जून को उस पर फिर से बैठक होगी। और लेकिन ये भी कहा गया है कि बैठक में अगर निर्णय होता भी है कि हाँ एग्जाम आगे करवाया जाएगा, यानी परीक्षा होगी,
तो फिर उसके लिए भी बच्चों को 15 दिन का समय दिया जाएगा। तो बहुत सारी बातें हमने की दोस्तों, समय अब खत्म हो चुका है। हमारे साथ हमारे 3 वरिष्ठ साथी मौजूद रहे और इन लोगों ने अपने अपने विचार रखे और इस चर्चा को अब हमें यहीं खत्म करना होगा। 1 घंटा कितनी जल्दी बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। आप लोगों की चर्चा भी करनी होती है, साथ साथ हमारे तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़ते हैं, पैनलिस्ट हमारे जुड़ते हैं, उनके विचार भी रखने होते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि यहाँ ज्यादा चिल्लाहट ना हो, ज्यादा चीख ना हो, सब अपनी बात गंभीरता के साथ रखें, आप लोगों तक पहुंचाएं। हम लोग एक दूसरे को एजुकेट करने की कोशिश करें, कुछ हम दें, कुछ आप लें, कुछ आप दें, कुछ हम लें, यही हमारी कोशिश रहती है इस प्रोग्राम में। तो मुकेश जी, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद अमलेंदु जी आपको भी और भारत जी आपको भी, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने चर्चा के लिए पूरे 1 घंटा हमारा साथ दिया, वक्त निकाला। और दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस चर्चा में भाग लिया, वक्त निकाला। और रमजान का वक्त चल रहा है, उसके बाद भी आप हमें सुनते हैं, देखते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश रहेगी, जैसा कह रहे हैं, एक साथी ने लिखा भी है कि इसे 6:30 की जगह पे 6 बजे कर दें। मैं अपने प्रोड्यूसर और तमाम लोगों से बात करूंगा कि क्या ये संभव है। अगर संभव होता है तो जरूर इस पर भी विचार करेंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए डीवी लाइव, जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे प्रोग्राम को अगर पसंद करते हैं तो आप जरूर इसे शेयर कीजिए और दूसरों को भी बताइए कि इस प्रोग्राम के साथ जुड़ें और देखें। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। बहुत शुक्रिया आप।